हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो इस पार्ट के अंदर हमने ऑस्टियोक्लास्ट को कवर करना है। उसके बाद हमारे बोन के जो सेल्स होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं उनके बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये बोन की रिजॉर्प्शन कराते हैं। उसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं। उससे पहले जो हमने सेल्स पढ़े थे ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट, वो हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स थे। तो इनको स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनको जो डिफरेंस होता है इनका और दूसरे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का, वो ये होता है कि इनमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेस। इसकी निमोनिक बना के याद कर लो, ट्रैप के नाम से TRAP। टी से टार्ट्रेट आ जाएगा, R से रेजिस्टेंट, A से एसिड और P से फॉस्फेटेस। तो अब इनकी लाइंस को स्टार्ट करते हैं और फिर इसको कवर करते हैं। सो नाउ पेज नंबर 255 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ था कंपेयर्ड विद ऑल अदर बोन सेल्स एंड देयर प्रीकर्सर दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। सही, और मच लार्जर सेल्स, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट। मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात हमने कर ली। द ऑस्टियोक्लास्ट इज कैरेक्टराइज साइटोकेमिकली बाय possessing tartrate resistant acid phosphatase within its cytoplasmic vesicles and vacuoles, which distinguishes it from multinucleated joint cells। तो आपका वाइवा के अंदर वो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि बेटा ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं या यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर आपने उनको सही आंसर दे दिया, मल्टी होते हैं, तो अगला सवाल ये होता है कि दूसरे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो क्या होता है उसका आंसर कि सर इनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड ट्रैप। क्या होता है उसका? टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज या फिर ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। टिपिकली ऑस्टियोक्लास्ट आर फाउंड अगेंस्ट द बोन सरफेस ऑक्यूपाइंग हॉलो डिप्रेशन कॉल्ड हाउशिप लैक्यूने। अच्छा, ये भी हमारे पास एक BCQ आता है। जो लैक्यूने होते हैं उसके ऑस्टियोक्लास्ट के, उनका नाम क्या होता है? हाउशिप लैक्यूने। बेसिकली होता है ये, जब ऑस्टियोक्लास्ट किसी भी बोन के ऊपर जाते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। जब बोन रिजॉल्व होती है तो वहाँ पे एक घड़ा बन जाता है, यानी कि जगह बन जाती है, स्पेस हो जाती है। जो स्पेस बनती है बोन को रिजॉल्व करने के बाद, जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट रिजाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाउशिप लैक्यूने कहते हैं। सही है, यानी कि बोन की डिजॉर्प्शन के बाद जो सरफेस क्रिएट हुई है, जो हॉलो डिप्रेशन हुए, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाउशिप लैक्यूने कहेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ बोन रिजॉर्बिंग सरफेस शोज दैट हाउशिप लैक्यूने आर ऑफन शैलो थॉट विद एन इरेगुलर शेप रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटी एंड द मोबिलिटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट ड्यूरिंग एक्टिव रिजॉर्प्शन। ये मैंने बात बता दी कि जब ऑस्टियोक्लास्ट की बोन को रिजॉर्व कर रहे होंगे, तो जो लैक्यूने बन रहे हैं, जो स्पेसेस बन रही है, उन्हें क्या कहेंगे? हाउशिप लैक्यूनास। सही है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इन पेजेस के अंदर ना बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट जिस तरीक़ा से बोन को रिजॉल्व कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म बताया हुआ है। सही है, और लास्ट में इन्होंने इसकी ये 5 पॉइंट्स के अंदर समरी बताई हुई है। तो मैं ऊपर की चीज़ें तो डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको एक पिक्चर के जरिए पहले समझाऊंगा। उसके बाद हम जब ये 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपका ऑस्टियोक्लास्ट का पूरा मैकेनिज्म कवर हो जाएगा। तो मैं पिक्चर के ऊपर आता हूँ और एक एक करके आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। सो नाउ ये एक ऑस्टियोक्लास्ट की पिक्चर है। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने तुम्हें बात की थी ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास एक तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, आपके इसमें बहुत सारे ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनियस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये की थी कि हमारे पास क्या होते हैं, ये नीचे जो आपको ये लैक्यूना नज़र आ रही है, ये स्पेस नज़र आ रही है, क्या क्या ये क्या है? ये हाउशिप लैक्यूना। ये हमारे पास पूरी बोन है, ये बोन सीधी सीधी जा रही है, इसके ऊपर ऑस्टियोक्लास्ट ने आके एक्ट किया और क्या बना रही है? हाउशिप लैक्यूना बना रही है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ था, बाकी जो जितनी लेबलिंग है मैं बताता हूँ, ये सारी लेबलिंग अभी आपको कवर हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑस्टियोक्लास्ट का मैकेनिज्म क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट टू द मिनरलाइज सरफेस ऑफ बोन। कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये हमारे पास एक पूरी बोन थी सीधी। सही, अब आपको एक चीज़ आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि जो भी हमारे पास बोन होती है या कोई भी कंपोनेंट होता है, उसका सबसे पहले हमारे पास नीचे की साइड पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और ऊपर की साइड पे मिनरल कंपोनेंट होता है। यानी कि इसके ऊपर साइड पे मिनरल कंपोनेंट होगा, नीचे के साइड पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा। जब ऑस्टियोक्लास्ट बोन के ऊपर आकर लगेगा, उसको रिजॉल्व करेगा, सबसे पहले वो मिनरल कंपोनेंट को रिजॉल्व करेगा, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बारी आएगी। तो यही बात कर रहे हैं कि अटैचमेंट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट टू द मिनरलाइज सरफेस ऑफ द बोन, creation of a sealed acidic microenvironment through action of the proton pump which demineralize bone and expose the organic matrix। तो होता ये है कि जब हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट आके बोन के ऊपर लगता है तो इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन को इस सरफेस के ऊपर भेजते हैं। और जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आते हैं तो एसिडिक इन्वायरमेंट आ जाता है। जब एसिडिक इन्वायरमेंट आ जाता है, जो मिनरल कॉम्पोनेंट है वो क्या होता है? डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है। जब हमारे पास मिनरल कॉम्पोनेंट डीमिनरलाइज हो गया तो इसका मतलब नीचे क्या बच गया? हमारे पास ऑर्गेनिक
मैट्रिक्स बच गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि सीलिंग जोन बेसिकली ये होता है, ये जो यहाँ पे एक जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक जगह नजर, बेसिकली ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट बन गया कि इस इन्वायरमेंट के बाहर की जो चीज़ें हैं वो इस इन्वायरमेंट से बिल्कुल ही अलग है, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो तुम अगर देखो तो इस तरफ की बोन भी रिजॉल्व नहीं हुई हुई, इस तरफ की बोन भी रिजॉल्व नहीं हुई हुई, सिर्फ इस जगह की जो बोन है वो ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉल्व कर रहा है। तो इसको हम सीलिंग जोन कहते हैं, यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमारे पास अब तक यहाँ पे जो मिनरल कॉम्पोनेंट था वो सारा का सारा डीमिनरलाइज हो गया। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, वो हमारे पास 2-3 केमिकल्स जो होते हैं, 2-3 चीज़ें हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट से आती हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिग्रेड करना शुरू करती हैं। उसमें एक चीज़ हमारे पास होती है विच इज़ एसिड फॉस्फेटेज, जो मैंने बात की थी ट्रैप की, टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज। और दूसरी चीज़ हमारे पास एंजाइम आता है विच इज़ कैथेप्सिन बी। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये डिग्रेड करते हैं किसको, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को। उसने यहाँ पे आए, पहले हमारे पास प्रोटॉन पंप से प्रोटॉन को भेजा, उसने क्या किया, मिनरल कंपोनेंट को डीमिनरलाइज करके ख़त्म कर दिया। फिर हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट ने अपने अंदर से भेजे क्या, ट्रैप और कैथेप्सिन के, ये दोनों आए, इन्होंने आके जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स था उसको ख़त्म कर दिया। अब ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और मिनरल कंपोनेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ हुआ, तो इसको वापस भी तो भेजना है, ये भैया हटाना है ना, यहाँ से बोन को डिसॉल्व करके यहाँ से बोन ही गायब करनी है पूरी। ये करते हैं, यहाँ से हमारे पास होती है ट्रांससाइटोसिस या ट्रांसलोकेशन के अंदर ये होता है बेसिकली कि जो सबसे पहले हमारे पास होती है एंडोसाइटोसिस ऑफ द रफल बॉर्डर ऑफ द ऑर्गेनिक डिग्रेडेड प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है डिग्रेडेड प्रोडक्ट इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज अलॉन्ग द मेम्ब्रेन अपोजिट टू द रफल बॉर्डर। तो बेसिकली होता ये है कि आपको ये रफल बॉर्डर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है वो इसके अंदर आता है, और यहाँ से हमारे पास वेसिकल्स के जरिए इन ऑस्टियोक्लास्ट के से बाहर चला जाता है, और जिस प्रोसेस के जरिए बाहर जाते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। जिस प्रोसेस के जरिए ये डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑस्टियोक्लास्ट से बाहर जाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। तो मैं 5 सेकंड के अंदर इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट आए, उन्होंने यहाँ पे आगे सीलिंग जोन बनाया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मिनरल कंपोनेंट को डिग्रेड किया बाय हाइड्रोजन पंप। जब मिनरल कंपोनेंट डिग्रेड हो गया तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिग्रेड करने के लिए उसने 2 चीज़ों को भेजा। कौन से 2 एंजाइम थे, ट्रैप और कैथेप्सिन के, वो दोनों आए, उन्होंने आके जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिग्रेड किया। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट डिग्रेड होकर ऑस्टियोक्लास्ट से बाहर, यानी कि इस जगह से बाहर जाना था, तो किसके तरीके गया, वो हमारे पास ट्रांससाइटोसिस के तरीके गया कि भाई रफल बॉर्डर ने उनको पिक किया, अपने अंदर वेसिकल बनाया और उसको ऑस्टियोक्लास्ट से अपोजिट साइड के ऊपर बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांससाइटोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये बोन के सेल्स ख़त्म हो गए, और यहाँ पे हमारा 50% ये चैप्टर जो है ना कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।